मतदान से पहले राज्य का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कल भी एनडीए और महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। एनडीए के स्टार प्रचारकों ने महागठबंधन के नेताओं की नीतियों को निशाने पर लिया और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के काम पर सवाल खड़े किए। रोजगार, पलायन से लेकर बिहार के विकास पर दोनों बड़े गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादे पर मोहर लगाएगी ये तो 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही पता चलेगा। कमान संभाली एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा, तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी विशाल जनसभाओं में डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनडीए सरकार के काम गिनाए। 20 साल तक नीतीश बाबू ने और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे। अगर आंकड़े देखें तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005 में, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए। महागठबंधन की ओर से भी तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज मैदान में उतरे, तो उनके निशाने पर एनडीए का संकल्प पत्र दिखाई दिया। इस बीच एनडीए नेताओं ने भी महागठबंधन के जंगलराज पर हमला बोलते हुए विपक्षी नेताओं के वादों पर सवाल खड़े किए। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। जो फ्रेंडली फाइट चल रही है, अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रहे हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। बीते दिनों मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद से विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं एनडीए नेताओं ने कहा है कि नीतीश सरकार में कानून का राज है, जबकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। बिहार में कानून का राज है और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। बिहार में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वादों की फहरिस्त जारी हो चुकी है, तो वहीं चुनावी तपिश के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की गर्माहट बढ़ती जा रही है। 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर की काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि अब कुछ ही समय शेष बचे हैं प्रचार प्रसार के लिए, और हम देख रहे हैं कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। किस तरह का माहौल विधानसभाओं में आप देख पा रहे हैं? जनता किन मुद्दों को वरीयता पर रख रही है? देखिए संध्या, जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का सवाल है तो धुआंधार प्रचार करने की कोशिश सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा की गई, लेकिन इंद्र देवता का जो प्रकोप था वो कहीं न कहीं बिहार पर दिखाई पड़ा और हेलीकॉप्टर लगातार 2 दिनों से नेताओं के बिल्कुल उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों जो नेता हैं वो कहीं न कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए सभाओं को संबोधित कर रहे हैं।
और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर हो, गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य नेताओं के हेलीकॉप्टर हो, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार में नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। लेकिन आज मौसम जो है वो खिल सा गया है, धूप निकल आई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज हेलीकॉप्टर ज़रूर उड़ान भरेंगे। आज प्रधानमंत्री की 2 सभा है और इसके अलावा पटना में रोड शो है, जहां पर मैं मौजूद हूं। पटना में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो गोलचक्कर है वहां पर पीएम मोदी राष्ट्रकवि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनको नमन करने के बाद उनका जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से नाला रोड होते हुए हथुआ मार्केट गांधी मैदान में आकर उनका रोड शो खत्म होगा। और इस रोड शो में शामिल होने के लिए अभी से तमाम जो पटना के लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहां तक आपने सियासी मिजाज की बात कही तो निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव प्रचार में बाधा जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक अफसोस की खबर जरूर है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाकर अपनी बात रखना, सत्ता को बचाए रखना उनके लिए जहां चुनौती दिखाई पड़ रही है, वहीं पर विपक्ष जो है सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उनकी कोशिश है कि वो सत्ता में एक बार फिर से आकर जनता के जनादेश जो है वो मांगने का काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले मात्र 2 दिनों में पहले चरण के लिए 4 तारीख के शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और पहले चरण के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 5 तारीख को डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे और 6 तारीख को मतदान का काम जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा। तमाम तरह की जो कवायदें हैं चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कटआउट्स और होर्डिंग्स भी बनाए गए हैं, जिस पर कहीं ना कहीं 1590 पर ये हेल्पलाइन नंबर 1 बनाया गया है, जिस पर मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं और मतदान की प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए चुनाव आयोग संकल्पित है। वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन राजेश, इसके साथ साथ ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां कौन कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी साख इस बार पहले चरण में दांव पर होगी? देखिए, अगर पहले चरण की बात करें तो राज्य के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनसे कड़ी चुनौती मिल रही है। और वहीं पर विजय कुमार सिन्हा मुंगेर प्रमंडल के ही लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जहां पर कि उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा चुनौती मिल रही है। तो राज्य के दोनों डिप्टी सीएम का जो मतदान होना है वो पहले ही चरण में मतदान होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बगल के ज़िले हैं बेगूसराय में बछवाड़ा एक विधानसभा सीट है संध्या, जहां पर कि आपने देखा कि प्रियंका गांधी कल चुनाव प्रचार के लिए आई थी। राहुल गांधी आज बेगूसराय आ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार करेंगे बेगूसराय में। बेगूसराय की कई सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, पहले ही चरण में उस पर मतदान होने हैं। बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सीपीआई को आरजेडी का समर्थन प्राप्त है, जैसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया साइट्स पर। अभी तक तेजस्वी यादव ने वहां कोई सभा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में महागठबंधन की गांठ जो है वो उलझी हुई वहां पर दिखाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आते हैं या फिर सीपीआई का प्रचार करने आते हैं। जिस प्रत्याशी के लिए तेजस्वी प्रचार करेंगे उसे ही महागठबंधन का जो है असली प्रत्याशी माना जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब तेजस्वी यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ही नहीं थे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के कांग्रेस और सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दोनों दल आमने सामने हैं, जिससे गठबंधन पर एक बार सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव की सभा जो है बछवाड़ा में किन के लिए होती है,
इस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई रहेंगी। और पहले चरण में अन्य बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का किस्मत जो भाग्य है वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा 6 तारीख को। राजेश, इसके साथ साथ महागठबंधन की गांठ अब तक खुलती हुई नजर नहीं आ रही है, आपने बताया, लेकिन क्या भीतर घात की संभावनाएं भी अब बढ़ चली है? देखिए, चुनाव में भीतरघात होता है, ऐसा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से बागी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के मन में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अमुक प्रत्याशी का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है, वो दूसरे पाले में चले जाते हैं और वहाँ जाकर पार्टी के खिलाफ भीतरघात करते हैं। तो ऐसी खबरें जो हैं वो छन छन कर लगातार संध्या आती रही हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है एनडीए के बागी जो प्रत्याशी थे, उनको गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पिछले दौरे में पटना में कैंप कर उनको बहुत जगहों से बिठाने का काम किया। लगभग उनके जो प्रत्याशी थे, जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति दिखाई पड़ रही थी या बागी उम्मीदवार थे, उनको कहीं ना कहीं बिठा दिया गया। लेकिन कांग्रेस और सीपीआई के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो बागी प्रत्याशियों की फहरिस्त है वो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे प्रत्याशी उनके निर्दलीय भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी ने हालांकि जो उनके निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक दिन 27 प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो आरजेडी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे, और दूसरी बार भी कुछ प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मौजू है संध्या कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहेंगे तो एक महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने वाले लोग जो हैं वो जनता का मुंह चिढ़ाते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने के बावजूद जब प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं तो भला कैसे सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा सकता है। भीतरघात की बात है, भीतरघात दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से भीतरघात की खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं, वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, टिकट नहीं मिली और वो मैदान में नहीं उतरे तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाला बदलने की खबरें भी लगातार आती हैं चुनाव के पहले कि लोग पाला बदलते हैं, टिकट जो है इस तरफ से जाकर उस तरफ और उस तरफ से आकर इस तरफ टिकट जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच चुनाव में भीतरघात की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता कार्यकर्ताओं का पहला मूल मंत्र होना चाहिए। जी, चुनाव आयोग की तैयारियां भी राजेश राज हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में चुनाव आयोग है, और ऐसे में मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस समय काफ़ी चर्चाओं में आ चुका है। हम देख रहे हैं कि आयोग ने लगातार उस पर कार्रवाई भी की है, नज़र भी बनाए हुए है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वीडियो जो सामने आया और उसके बाद लगातार सत्ताधारी पार्टी के जो वहाँ पर वर्तमान विधायक हैं अनंत सिंह, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो खबरें आ रही हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई करने की चेष्टा की गई है। और चुनाव आयोग की तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जांच किए जा रहे हैं, पूछताछ किए जा रहे हैं और हर हाल में जो है वो न्याय करने की बात जो है वो राज्य सरकार करती रही है। नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो विकास के साथ न्याय करते हैं और किसी भी तरह की जो आपराधिक वारदात है उसको नीतीश कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। करप्शन और अपराध दो मामले में नीतीश कुमार हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उनके पार्टी का कोई विधायक हो या फिर गैर दूसरी पार्टी का विधायक हो, करप्शन किसी भी सूरत में और अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और अभी चूंकि चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लिया है, डीजीपी को जांच करके रिपोर्ट अविलंब सौंपने की बात कही है, तो चुनाव आयोग के संज्ञान में मामले के आने के बाद
इस मामले की गूंज जो है वो गांव से लेकर पटना की सड़कों पर सुनाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से डीजीपी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी दल लगातार जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।